भाई की पत्नी को, जो कि जिसकी 30 दिन की बेटी है, अभी अरुण भाई का परिवार जो है उसमें उनकी जो पत्नी है, उनकी डिलीवरी हुई थी अभी, उनकी 30 दिन की बेटी, 3 बच्चे अरुण भाई के हैं। तो अभी वो बिटिया जो है, हमारी अरुण भाई की वाइफ, हमारी बहन जो है, वो अभी इस हालत में भी नहीं थी। पुलिस उसको भी अरेस्ट करके लेके गई और उसको भी जबरन पीटा गया। ये दुख तकलीफ के साथ कहना पड़ रहा है सब चीजें, लेकिन समाज को पता तो होना चाहिए कि उसको क्या क्या सहना पड़ रहा है। मैं अपनी बात को आगे भी रखूंगा, लेकिन और बातें क्लियर कर देता हूं। पुलिस द्वारा घर का एक एक कोना छाना गया। जो अलमारी घर में थी, उस अलमारी का लॉकर तोड़ लिया गया, उसका गेट तोड़ दिया गया, सारा सामान चेक किया गया। और अरुण के एक भाई जो बड़े हैं, उनकी बिटिया की शादी है, उनके शादी का सामान रखा गया था, वो पुलिस ने जब्त कर लिया। वो सारा सामान पुलिस लेगी। जितने रिश्तेदारों को उनको पकड़ गया, उनके घर में भी इस तरह का, जैसे डाका डाला जाता है, इस तरह का माहौल बनाया गया। और ये जो चोरी है, ये हुई थी माल खाने से। अरुण भाई जब 12 साल के थे तभी उस थाना क्षेत्र में काम करने लगे। और हर जो कोई आदमी जिस नीयत का होता है, नेचर का होता है, उसकी प्रकृति होती है, मतलब उसका नेचर होता है ये कि वो अगर उसने कोई अपराध किया है तो पहले भी उसका इतिहास खंगाला जाता है, क्या उसने पहला कोई ऐसा अपराध किया था। तो एक आदमी जिसकी आजीविका वहां से चलती है, वो चोरी जैसे कृत्य पे को करने का काम करे, ये बड़ा सोचने का विषय है। कभी अरुण के खिलाफ कोई सिंगल कंप्लेन भी नहीं थी। बस पुलिस को मोहरा चाहिए था, जिन्होंने ये किया था उनको बचाना था, और एक मोहरा चाहिए था। और वो भी मोहरा सिर्फ इसलिए चाहिए था कि ऊपर के अधिकारियों को बताया जाए कि भाई हमने चोरी करने वाले गिरफ्तार कर लिया। सच तो ये है कि अरुण भाई ना तो चोर थे, ना उन्होंने चोरी की थी। लेकिन हमारे यहाँ वो कहना, गरीब पे सबका जोर होता है। और गरीब भी वो जिस भारत की जाति व्यवस्था में जो दलित जाति से हो, तो इसके लिए तो यही सबसे बड़ा अपराध है कि वो दलित जाति में पैदा हुआ। और फिर सरकार का, पुलिस का खेल शुरू होता है कि उसको पीटा जाता। आप सोचिए, आप आइडिया लगाइए कि एक साथी को इतना पीटा गया। अब आप समझिए कितना पीटा गया होगा कि उसकी जान चली गई। और पुलिस जो कह रही है कि हमने बरामदगी की, बहुत आसान है। इस तरह के माहौल में अपनी जेब से जाके कुछ ले जाकर, हमने तमाम फिल्में और तमाम तरह की चीज़ें देखी, तमाम तरह की घटनाएं, इसमें हाथरस जैसी घटनाएं देखी। पुलिस ने कहा कुछ नहीं हुआ, पुलिस के आला अधिकारियों ने कहा कुछ नहीं हुआ। सीबीआई जांच हुई, सीबीआई में फिर एफआईआर दर्ज हुई, 302 की एफआईआर दर्ज हुई, 376 की एफआईआर दर्ज हुई। तो उत्तर प्रदेश पुलिस के कारनामे यहाँ पर हम जानते हैं। तो वहाँ क्या बरामदगी कैसे हुई, किसने कराई, ये सब चीज़ें हम इस बात को वो कहें, जब पुलिस की जांच होगी आगे कोर्ट के द्वारा, सब चीज़ें दूध का दूध पानी का पानी हो जाएंगी। लेकिन बड़ा सवाल ये कि मैं वहाँ गया था, तो वहाँ पंचायत हुई थी समाज के जिम्मेदार लोगों की, हमारे समाज के जो नेता लोग हैं उनकी पंचायत हुई थी, समाज के सम्मानित लोगों की। और उन्होंने 5 दिन का समय दिया था। उस 5 दिन में हमारी कुछ मांगे थी। मुझे अभी तक संज्ञान में नहीं कि उन मांगों पे क्या हुआ। कल वो आखिरी दिन की म्याद है, वो ख़त्म हो जाएगी। और कल रात को जब वो ख़त्म हो जाएगी तो मैं अपने साथियों को बता दूंगा कि हमें अब क्या करना है। अभी हमने तय किया था कि 5 दिन में हमारी मांग नहीं पूरी तो 28 तारीख को हम लोग सभी जिला कार्यालय पे, जहाँ डीएम बैठते हैं और एसएसपी बैठते हैं, उन पर ताला लगा देंगे और उनको घुसने नहीं देंगे। और भी हम पे बहुत ताकत है करने के लिए, जो हम कर सकते हैं। मांगे बता देता हूँ। पहली मांग ये थी कि उस घटना की सीबीआई जांच होनी चाहिए, क्योंकि वो आरोप सिर्फ अरुण पे नहीं लगा, हमारे पूरे समाज पे लगा कि हमारे बच्चे ने, हमारे भाई ने चोरी की। तो उस घटना की जांच होनी चाहिए, सीबीआई जांच, जिससे दूध का दूध पानी का पानी हो जाए। ये भी पता है कितने लोगों ने किस नीयत से, किस कारण से उसकी हत्या की, क्यों इतने लोगों का अरेस्ट किया गया, क्यों इतने ये सब चीजें, चोरी, जिस तरह का डाका डाला गया घरों में, वो कौन व्यक्ति था, क्या क्या सामान था, वो सब चीजें वापस मिले। दूसरा, न्याय कब मिलेगा? जब वो पुलिस अधिकारी गिरफ्तार हो जाएंगे जो उस थाना क्षेत्र के। तो हमारी मांग ये थी कि उन जिनके खिलाफ मुकदमा हुआ है, पहली बात तो नामजद मुकदमा नहीं, पुलिस ने
अज्ञात में मुकदमा किया। पुलिस को पता है कि उस थाने में किसकी ड्यूटी थी, क्योंकि रजिस्टर होते हैं, वहाँ तस्करा चढ़ता है, वहाँ आमद होती है, वहाँ रवानगी होती है। आपको पता है अगर कोई किसी को अरेस्ट करने जा रहा है, कौन कौन जा रहा है, क्या क्या हथियार लेके जा रहा है, सब चीज़ें उसमें तस्करे में चढ़ती हैं, सब चीज़ें होती हैं। तो ये हम सब लोगों को तो पता है, वकील लोगों को, लेकिन आम जनता भी काफ़ी चीज़ें जानती है। तो पहले तो पुलिस ने बचाने का प्रयास किया, अपने अधिकारी कर्मचारियों के खिलाफ मुकदमा नहीं लिखा ज्ञात में, क्योंकि मुकदमा कोर्ट में कमज़ोर जाए। फिर अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई। तो जब वो लोग वर्दी पहन के घूमेंगे तो कैसे न्याय होगा, कैसे जांच प्रभावित नहीं होगी। तो हमारी मांग थी कि उनको गिरफ्तार किया जाए, उस पर अभी मुझे जानकारी नहीं किया हुआ। 2 चीज़ें होगी। फिर तीसरी मांग थी कि अगर उनके 3 बच्चे हैं, वो 3 बच्चे कैसे पलेंगे, उनकी पत्नी का क्या होगा, उनकी पढ़ाई का क्या होगा। वो चाहे कैसे भी करता, अपने बच्चों को अच्छा पढ़ाने का प्रयास करता। हम सब लोग बाबा साहब के आदर्शों पर चलने वाले लोग हैं, तो वो अपने बच्चों को पढ़ाने का काम करता, उनकी ज़िंदगी सुधारने का काम करता। उनके बच्चे आगे ये काम ना करें गंदगी में घुसने का, तो वो शायद उसको उनको वहाँ से निकालने का काम करता। फिर उनके बच्चों की पढ़ाई है कैसे होगी, उनके बच्चों की शादी है कैसे होंगी, बाप का साया उनके सर से चला गया। और ये कोई प्राकृतिक नहीं था, ये पुलिस द्वारा की गई हत्या थी। तो हमारी ये मांग थी कि उस परिवार को एक सरकारी नौकरी दिया जाए, एक आवास दिया जाए, और तीनों बच्चों की पढ़ाई का खर्चा जो है ना सरकार उठाए। दूसरी, जब कहीं पिछली कुछ घटनाएं ऐसी हुई, जैसे लखनऊ में हुई थी एक घटना, उस परिवार के प्रति मेरी संवेदना, लेकिन वहाँ सरकार ने जो उस समय तत्कालिक काम किया, तो उस बहन को ओएसडी की नौकरी और 40 लाख रुपए का मुआवजा। जब यही गोरखपुर में हुई तो वहाँ भी ऐसा ही हुआ कि उस परिवार के प्रति मेरी संवेदना है, उनको 40 लाख का मुआवजा और एक सरकारी नौकरी ओएसडी की। लेकिन यहाँ पुलिस का चेहरा, यहाँ सरकार का चेहरा, प्रशासन का चेहरा मुआवजा देते वक्त बदल गया। वहाँ 10 लाख रुपए का मुआवजा, और वो भी मैंने बताया था आपको कि वो इट विल बी पॉसिबल, जो मुझे मुख्यमंत्री ने कहा 25 लाख रुपए का मुआवजा देंगे, और जब हमने पूछा तो पता करने का प्रयास किया तो 16.5 लाख रुपए का मुआवजा दिया है। तो उत्तर प्रदेश सरकार कथनी करने का फर्क हम लोग जानते हैं। तो हमारी मांग थी कि 1 करोड़ रुपए का मुआवजा उस परिवार को मिलना चाहिए, और उनके उस परिवार की सुरक्षा व्यवस्था होनी चाहिए। लीगल्स का मामला उसका हम खुद लड़ेंगे कोर्ट में, ये हमने तय कर लिया है। जल्द हम उनके वकालतनामे शायद 28 तारीख में हम लोग जाएंगे, कल हम फाइनलेशन कर लेंगे। कल तो मैं मध्य प्रदेश जा रहा हूँ जोबट में, लेकिन कल हम टीम हमारी फाइनलेशन कर लेगी। परसों हम लोग उनके वकालतनामे वहाँ से ले आएंगे, हम कोर्ट में ले चलेंगे, सब लोगों को बताएंगे किस तरह से जो है हत्या की जाती है। लेकिन मेरा एक सवाल है अब आप लोगों के सामने। पहले तो मैं सभी को बता दूं कि कल का दिन और हम इंतज़ार करेंगे। हमने 5 दिन का समय दिया था। हम ये देखेंगे पुलिस ने, प्रशासन ने, सरकार ने क्या क्या हमारी मांगों पे काम किया। नहीं तो फिर मैं 28 तारीख को आपको बता दूंगा, कल ही बता दूंगा रात में, मध्य प्रदेश से कि हम लोग क्या करने वाले। वहाँ की लोकल यूनिट से, वहाँ जो समाज के जिम्मेदार लोग, जो 5 लोग कमेटी में, उनसे बात करेंगे, अपने स्टेट के प्रेसिडेंट से बात करेंगे, और फिर मैं आपको बताऊँगा। और मैं जानता हूँ मांगने से यहाँ कुछ नहीं मिलता, छीनना पड़ता है, और जिसमें दम होता है वो छीन लेता है। मैंने उस दिन भी कहा था कि अगर पुलिस के लोग ये कहते कि हम न्याय नहीं देंगे, हम में दम होगा तो हम छीन लेंगे, नहीं दम होगा तो हम अपने लोगों की लाशों पर रोते रहेंगे। ये मेरा मत था कि भाई अगर ऐसा होता है तो हम लोग इस तरह का वो करेंगे। तो मैं समझता हूँ, काशीराम साहब कहते जो कौम अन्याय अत्याचार के खिलाफ आवाज़ नहीं उठाती वो लाशें उठाती है, और वो भी कौम लाशें उठाती है वो जो लड़ती है। क्योंकि जब आप अपने जीवन को, पुराने इतिहास को बदलने का काम करोगे, हक अधिकार की लड़ाई लड़ोगे, तो आपको ये सब चीज़ें सहनी पड़ेंगी। लेकिन मेरा सवाल ये है कि इतनी बड़ा समाज है बहुजन समाज, और शेड्यूल कास्ट की आबादी लगभग 22 से 25%। फिर उनको इतनी सरकारें रही, उनके इतने नेता रहे, फिर आज भी उनको क्यों जानवर जैसा समझा जाता है कि कोई भी उनकी हत्या कर दो, चाहे सिंघू बॉर्डर पे कर दो, चाहे आगरा में कर दो, चाहे उनके घर जला दो, चाहे हरियाणा की तरफ सामाजिक बहिष्कार कर दो, चाहे जमीन के ऊपर आदिवासियों के कत्ल कर दो, उनके घर छीन लो, उनकी हत्या कर दो। तो ये जो लोकतंत्र में जिनके पास वोट होता है, उनका राज होता है, ये सब चीजें कहाँ लगती हैं? मैं समझता हूं मुझसे कुछ सवाल थे कि भाई आप जो हैं
सभी घटनाओं में जाते हैं। मोस्टली मेरा प्रयास रहता है, बेसिकली मैं वहाँ जाता हूँ जहाँ न्याय नहीं हो रहा होता है, जहाँ हमारी टीम या और लोग मिलकर न्याय की उम्मीद बढ़ रही होती, न्याय हो रहा, तो वहाँ मुझे जाने की जरूरत नहीं होती। लेकिन जहाँ नहीं हो रहा होता है, जहाँ अन्याय किया जाता है, एक तो अपराध हो जाता है, उसके बाद सरकार उसको छिपा रही होती है, अपराधियों का संरक्षण कर रही होती, तो फिर मुझे वहां जाना पड़ता। चाहे वो पलिया हो, प्रधान जी का मामला मुन्ना पासवान जी का, चाहे सत्यमेव जयते प्रधान जी की हत्या हो, चाहे हाथरस हो, चाहे लखीमपुर खीरी हो, चाहे आगरा हो, चाहे और कोई मामला हो, चाहे जमा मस्जिद हो, तो जहां मुझे लगता है कि नहीं अन्याय हो रहा, तो वहां फिर मेरा जाना जो है वो हो जाता है। लेकिन मेरा ये जो सवाल है आप लोगों से, वो ये है कि भाई अभी मेरे पास क्या ताकत है कि जब कोई अन्याय अत्याचार हो जाएगा तो मैं जाके न्याय दिलाऊंगा, जब मेरे लोगों की जान चली जाएगी तो मैं रोऊंगा, जाके चिल्लाऊंगा, लड़ूंगा, संघर्ष करूंगा, आंदोलन करूंगा, धरने करूंगा, जाम लगाऊंगा, उसके एवज में सरकार मुकदमे करेगी, गिरफ्तारियां करेगी, सब चीजें करेगी। मैं मानता हूं कि अभी हम लोग सरकार में नियम से सहनी पड़ेंगी, लेकिन क्या नौजवानों से मैं पूछना चाहता हूं, क्या हम इनको रोक नहीं सकते हैं? बेसिकली ना, मेरी लड़ाई हत्या होने के बाद, रेप होने के बाद, घर जलाने के बाद वहां जाने की नहीं है। ये तो हम हजारों साल से सहते आ रहे हैं। संविधान के आने के बाद भी, लागू होने के बाद भी, ये तो हम चीजें सही रहे हैं। मेरी लड़ाई ये है कि अब ये खत्म होना चाहिए। बेसिकली हमें इंसान समझा जाना चाहिए, अब ये खत्म होना चाहिए। अब ये जो जिसका मन आता है जुल्म जाति बहिष्कार, ये सब चीजें कर लेते, ये सब चीजें खत्म होनी चाहिए। अब वो समय चला गया है। ये आजाद भारत है, 21वीं सदी है, भारतीय संविधान है, हमें अधिकार हैं, तो अब ये खत्म होना चाहिए। बहुत हो गया है। हम भी इंसान हैं, हमारे साथ इंसानों जैसा व्यवहार होना चाहिए। न्याय सबका जन्म से अधिकार है, उसके लिए हमें धरना प्रदर्शन आंदोलन नहीं करना चाहिए। लेकिन मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि मेरे रहबर काशीराम साहब कहते थे कि जो शासक होता है, जो राजा होता है ना, तो उसकी बहन बेटियों का रेप होता, ना हत्याएं होती, ना उनके अधिकार छीने जाते, ना उनका सामाजिक आर्थिक राजनीतिक अपमान होता, ना उन्हें कुछ सोचना पड़ता, और ना ही उन्हें किसी के आगे हाथ फैलाना पड़ता, मांगना पड़ता। भीम आर्मी के माध्यम से तो ये हमने बड़े पैमाने पे किया है, हर लड़ाई लड़ी है, सामाजिक परिवर्तन के लिए आंदोलन किए हैं, गांव गांव में जाके पाखंडवाद विश्वास खिलाफ समाज को तैयार किया है। लेकिन जैसा मैंने कहा कि जो शासक कौम होती है, यानी कि जिनका राज होता है, उनके साथ ही नहीं होता। आपने सबका राज देखा, आप ऊपर से नीचे कितनी पार्टियां, सबका लगा के देख लीजिए। मैं किसी को बुरा नहीं कह रहा हूं, मैं ये नहीं कह रहा हूं वो बुरे हैं, मैं कह रहा हूं कि हम उनसे बेहतर कर सकते हैं। आपने बीजेपी की सरकार देखी, वर्तमान में भी चल रही, पहले भी आपने कांग्रेस की सरकार भी देखी, आपने बसपा की सरकार भी देखी, आपने समाजवादी पार्टी की सरकार भी देखी, आम आदमी पार्टी की सरकार भी देखी, लेफ्ट तमाम सब लोगों की सरकार देखी। सर आप बताइए कि पूरे देश में रहने वाले दलित समाज, बहुजन समाज के लोग मुझे बताएं, क्या बदलाव हुआ आपकी जिंदगी में? क्या जो आपके मूलभूत अधिकार आपको मिलने चाहिए थे वो मिले? क्या वो सम्मान, स्वाभिमान, सामाजिक परिवर्तन जिसके लिए हमारे महापुरुषों ने आंदोलन चलाया था, क्या वो उनका सपना पूरा हुआ? क्या वो गैर बराबरी, अन्याय, अत्याचार, भेदभाव खत्म हुआ? क्या हमें तमाम तरह की परेशानियों से मुक्ति मिली? क्या हमारे जीवन में रोटी, कपड़ा, मकान, चिकित्सा, शिक्षा, सुरक्षा, रोजगार ये लागू हुआ? और आप क्या समझते हैं आज़ादी क्या है? सिर्फ आप बोल लिए और आप रोटी खा रहे हैं, ये इसको आप आज़ादी मानते हैं? आज भी मंदिरों में जाने के लिए, तमाम तरह की चीज़ों के लिए लड़ना पड़ता है। आज भी तमाम तरह से घोड़ी चढ़ने पे, बिंदली निकालने पे, मूछे रखने पे हत्या हो जाती। तो आपको क्या लगता है कि क्या अभी आपको सिस्टम इंसान मान पाए? और मुझे नहीं लगता कि मान पाए तो शायद आपके साथ भी इंसानों जैसा व्यवहार हो रहा होता। क्या आपने सुना, कितने घटना आप सुनते हैं कि भाई किसी और समाज की महिला के साथ रेप हो गया, हत्या होगी? जितनी घटनाएं सुनी जाती है, मुझे कष्ट के साथ कहना पड़ेगा कि 90% जो है वो शेड्यूल कास्ट बैकवर्ड की महिलाओं के साथ होती है। जबकि मैं महिलाओं को जाति बिरादरी में नहीं वो करता हूं, लेकिन मैं समझता हूं एक समाज की ताकत से एक सुरक्षा मिलती है। उस सुरक्षा को के बाद एहसास होता है कि नहीं, उस समाज के साथ नहीं करना।
लेकिन सब सरकारों के बावजूद भी क्या आज भी आपका सामाजिक ताकत इतनी मजबूत हुई कि लोगों में आपके खिलाफ कोई भी एट्रोसिटी, कोई अत्याचार, अन्याय करते हुए ये डर हो कि भाई नहीं, उनके साथ नहीं करना है? और आज भी ऐसा क्यों हो जाता कि मार दिया जाता? मार इसलिए दिया जाता है क्योंकि लोगों को लगता है ये कुछ कर नहीं सकते। सर, हम सब कुछ कर सकते हैं, और जो जिस भाषा में समझना चाहे ना, उसको उस भाषा में समझा भी सकते हैं। हम सफाई कर्मचारी वर्ग के लोग, वाल्मीकि समाज के लोग, हम अपनी औकात, जिसको आप हमारी औकात कहते हैं और हैसियत कहते हैं, अगर हम एक दिन के लिए काम छोड़ दें तो आपकी दादी नानी याद दिला सकते हैं। हम इस देश की गंदगी उठाते हैं, हम इस देश की गंदगी कोरोना काल में साफ करते हैं, और आप हमारी हत्या करके मुस्कुराते हैं। आपको क्या लगता है हम कमजोर हैं? नहीं सर, हम कमजोर नहीं। हम बस अपने महापुरुषों की विचारधारा पे डटे हुए हैं। हम संविधान को मानने वाले लोग हैं। हम हिंसा नहीं करते। हम अपने राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए संविधान को अपना सबसे बड़ा धार्मिक ग्रंथ मानते हैं। हमारी कमी ये, आज संविधान का दुरुपयोग सत्ता, सरकारी महकमे और सरकारी महकमों का, सरकारी उपक्रमों का दुरुपयोग सरकारें कर रही हैं। कोई अपराध होता है, उस अपराध को टालने का, इधर उधर घुमाने का, उसको बदलने का मीडिया द्वारा तमाम तरह से प्रयास किया जाता है। मैं समझता हूं बहुत हो गया है। अगर हम शेड्यूल कास्ट के लोग अपने अधिकारों की रक्षा के लिए अपने शरीर का प्रयोग करना बंद कर दें, कैसे? हमारा शरीर हमारा हथियार है। जो काम हम क्या खेतों में मेहनत मजदूरी का, सफाई का जो हम करते हैं ना, अगर उसे बंद कर दें और 10 दिन के लिए बंद कर दें, हाँ, हो सकता है कि हमारे पेट में हमें रोटी ना मिले, लेकिन आपको एहसास हो जाएगा कि आपकी हैसियत नहीं वो काम करने की। ये भारत है, दुनिया में काम होता है, दुनिया में सफाई का काम होता है, वहाँ सम्मान मिलता है, वहाँ तनख्वाह उनको 3-3 लाख रुपए मिलती है, वहाँ उनको उनकी रिस्पेक्ट होती है, वहाँ श्रम की कीमत है, वैल्यू है, वहाँ इंसानों की वैल्यू। यहाँ जानवरों की वैल्यू है, इंसानों की वैल्यू नहीं है जाति की वजह से। और यहाँ जो आदमी सबसे मेहनत काम करता है उसको सबसे नीच समझा जाता है। तो हम बहुत कुछ कर सकते हैं सर, और हम कर भी रहे हैं, हम प्रयास में भी लगे हैं। जिस दिन ये टुकड़ों बटा समाज इकट्ठा हो जाएगा, हमने भीम आर्मी इसलिए बनाया कि समाज एकजुट हो, क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर कहते थे कि बिना सामाजिक एकता के राजनीतिक एकता वो पेड़ पौधा जो हल्के के हवा के झोंके से गिर जाएगा। तो मैं समझता हूं अगर समाज एकजुट हो जाए तो हम लोग अपने हितों की सुरक्षा कर सकते हैं, अपने लोगों की जानों की रक्षा कर सकते हैं, और जो अन्य अत्याचार हम पे हो सकता है उनको जड़ से रोक सकते हैं। मैं तो बार बार कहता हूं, और मैं अब कह भी रहा हूं, कि जो बेड़ियां हमारे समाज के तरक्की के रास्ते में आएगी, बहुजन समाज के, SC ST OBC और माइनॉरिटी के, देश की महिलाओं को पैरों में बेड़े डालने का काम करेंगे, उनके अधिकार रोकने का काम, उस बेड़ियों को हम डायनामाइट से उड़ा देंगे। लेकिन अब आज़ाद भारत में पढ़े लिखे दलित समाज के लोग, पिछड़े वर्ग के लोग, माइनॉरिटी के लोग गुलामी नहीं सहेंगे। मेरे एक और घटना संज्ञान में आई भाई तौफीक की, हमने वहाँ टीम लगा दी है। जैसे उसकी पूरी जानकारी हो जाएगी हम लोग उस पर मूव करेंगे, हम लोग उस पर पक्ष रखेंगे, हमारी टीम वहाँ जाएगी भी, मैं खुद भी जाने का प्रयास करूँगा। अकेला आदमी उस सब जगह नहीं जा पाता भाई। आप सब लोग खुद जुड़िए आंदोलन से और इस ताकत का प्रयोग कीजिए, आप जाइए, आपकी सुनवाई होगी। लेकिन मैं फिर आपसे कह रहा हूं कि एक तरफ भारतीय जनता पार्टी संविधान खत्म कर देना चाहती है और वो प्रयास कर रही है, और अगर आज हमें लड़ने का अधिकार भी है तो इस संविधान से आप लोगों को लड़ना पड़ेगा, तैयार रहना पड़ेगा। आगरा के लिए क्या वो होगा, मैं कल टीम से बात करके वहाँ के अपने पंचायत के जो मान्य समाज के जो सम्मानित लोग हैं उनसे बात करके आप लोगों को बता दूंगा क्या प्रोग्रेस हुई है। और अगर नहीं प्रोग्रेस हुई तो फिर एक ऐसा आंदोलन होगा जो इतिहास में आगरा में नहीं हुआ था। फिर कोई अधिकारी कर्मचारी चैन से नहीं सोएगा वहाँ कुर्सियों बैठ के, एसी की हवा नहीं लेगा। जब हमारे लोगों की लाशों के साथ ये होगा, उनको उनकी ज़िंदगी के साथ ये होगा, हमारे बहनों के साथ, माताओं के साथ ये होगा, तो मैं इस समाज का बेटा होने के नाते ये वादा करता हूँ कि हम लोग चैन से नहीं बैठेंगे, और ना उन लोगों को चैन से बैठने देंगे, सोने देंगे जिन्होंने हमारे परिवारों की हत्या की है। लेकिन मैंने फिर आपसे एक दोबारा दोहरा रहा हूँ कि शासक कौम बनना पड़ेगा आपको।
आपकी इतनी आबादी होने के बाद भी आप पे अत्याचार नहीं रुक रहे हैं, आपकी तमाम सरकारें रही हैं, तो कोई भी परिवर्तन नहीं हुआ, क्योंकि आपकी सामाजिक हैसियत अभी नहीं बनी है। सामाजिक हैसियत बनेगी जब आप सामाजिक रूप से एकजुट हो जाओगे। मेरा बहुजन समाज के लोगों से हाथ जोड़ के निवेदन है कि आपकी समस्या एक जैसी है, आपके अधिकार एक जैसे लोगों ने छीने हैं। आपकी तरक्की के रास्ते एजुकेशन से खुलेंगे तो आप लोगों को एकजुट होना चाहिए। दलित, पिछड़े वर्ग के लोगों को, माइनॉरिटी के लोगों को, मुस्लिम, सिख, जैन, बौद्ध, पारसी, आप सब लोगों को एकजुट होना चाहिए। और आपको एकजुट इसलिए भी होना चाहिए कि जिस देश में आप रहते हैं उस देश में इस तरह की चीज़ें हैं, उसके खिलाफ भी आप लोगों को लड़ना चाहिए, उसको सुधारना चाहिए। कब तक आप इसको किसी और के भरोसे सोच के बैठ रहे हैं कोई और आके सुधारेगा? कोई नहीं सुधारेगा। जिसको परेशानी है उसको ज़्यादा सुधारना पड़ेगा। काशीराम साहब कहते थे जिसको ज़्यादा पीड़ा है वो ज़्यादा काम करेगा। तो जिनको ज़्यादा पीड़ा बहुजन समाज के लोग, उनको ज़्यादा काम करना चाहिए। अगर आपको लगता है कि जिनको इस समस्या से पीड़ा नहीं वो इसको सुधारेंगे, तो ऐसा नहीं होगा। तो मेरी बहुत बहुत मंगल कामनाएं। आप लोगों ने मुझे सुना। आगरा के लोगों से विशेष कह रहा हूँ, तैयारी करके रखिएगा। सरकार अगर ये सोच बैठी है प्रशासन की कुछ नहीं होगा, झूठे वादे करके छोड़ देंगे, तो वो दिन चले गए। हमारे जो सीनियर लोग थे उन्होंने किस तरह से अपनी ज़िंदगी जो है ना जी, कितनी परेशानियों का सामना किया, तब एजुकेशन की कमी थी। आज हम लोग पढ़ लिख चुके हैं। पढ़ा लिखा समझदार नौजवान ना आप गुमराह होगा, ना बेवकूफ़ बनेगा, ना आपके झूठे वादों में आएगा, और ना ही अपने अधिकारों को छीनने देगा किसी को। तो अरुण भाई को इंसाफ दिला के रहेंगे। आप सब लोग कमर कस के रखें और मेहनत बना के रखें, और अपने अधिकारों की रक्षा के लिए ये भी मन बना के रखें कि अगर एक दो चार दिन काम छोड़ना पड़े, तो जैसा मैं कहता हूं कि आदमी भूखे पेट तो रह सकता है लेकिन अपमानित होकर नहीं रह सकता, ये अपमान है। हम अपने बच्चों की रोटियों की व्यवस्था खुद कर लेंगे, एक दूसरे के एक टाइम की, बड़े लोग कम रोटी खा के अपने बच्चों को रोटी खिला के, लेकिन हम अगर आज नहीं लड़े तो कल फिर किसी और भाई के साथ ऐसा होगा। लड़ाई इसलिए, तो मैंने कहा हम तो चाहते हैं कि जड़ से रुक जाए, लेकिन जड़ से तब रुकेगा जब आपके हाथ में पॉलिटिकल की आ जाएगी, जब सत्ता में आप बैठे होंगे, और जब आप अपने लोगों की रक्षा करोगे, और जब आप अपने लोगों के लिए कानून बनाओगे। आपको समस्या है ना सफाई कर्मचारी के ठेकेदारी काम से, तो अपनी ताकत बनाइए। और जैसा मैंने कहा था, मैंने तो वादा भी किया था, एक झटके से ख़त्म कर देंगे। ठेकेदारी व्यवस्था नहीं चलेगी, निजी सबका नियमितीकरण होगा, और ये पूरे देश के लिए। कोई ठेकेदारी पे काम नहीं करेगा सफाई कर्मचारी का, और कोई भी संविदा के काम के नाम पे सरकारी नौकरियों को नहीं खत्म किया जाएगा। नौजवानों को बेरोजगार नहीं घूमने दिया जाएगा, महंगाई से निजात दिलाई जाएगी। महिलाओं की सुरक्षा होगी, उनके अधिकारों की रक्षा के लिए, उनको आगे बढ़ने की तरक्की के रास्ते उनके लिए खुले, इसके लिए काम होगा। अच्छे स्कूल्स बनाए जाएंगे कि सरकारी स्कूलों में प्राइवेट स्कूल जैसी पढ़ाइयाँ हों। अच्छे हॉस्पिटल बनाए जाएंगे कि गरीबों को भी अमीरों जैसा इलाज मिल सके, उनकी जान बचाई जा सके। टोल खत्म किए जाएंगे जिससे कि आपकी ज़िंदगी का जो आपकी मेहनत का पैसा वो ऐसे ना खराब हो। बहुत सारी चीज़ें हैं। तो मैं पॉलिटिकल ज़्यादा बात ना करते आपसे निवेदन करूंगा, इस लड़ाई को लड़ें। और आगरा के लोगों से मेरा निवेदन है, आगरा तो राजधानी है आपकी दलितों की, मजबूती से तैयार रखें। कल का दिन पुलिस के पास है, हमने उनसे 5 दिन दिए थे, 5 दिन उनके, छठा दिन हमारा। छठे दिन हम उन्हें बताएंगे कि हम अधिकार छीन के लेना भी जानते हैं। जय भीम, जय भारत।